अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बुक के पीछे फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं। अभी एक दो दिन पहले कोई बच्चा मेरे से डाउट पूछ रहा था, तो उसने बोल रहा था कि सर 3 या 4, सीधे सीधे 2 हैं, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो। आप नाम से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि माइक्रो स्टैंड फॉर स्मॉल, माइक्रो वर्ड स्मॉल के लिए यूज होता है और मैक्रो इसका अपोजिट वर्ड है, लार्ज के लिए यूज होता है। आप स्पेलिंग से फोकस करिएगा, ये आज के टेस्ट का भी एक क्वेश्चन है और बुक के पीछे भी। माइक्रो के बीच में आई लगा हुआ आ रहा है, MI, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। इस टाइप में आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। और मैक्रो की स्पेलिंग के अंदर MA होता है, A स्टैंड फॉर एग्रीगेट, ऑल, अंटायर, होल। ऑल से याद रख सकते हैं आप, एग्रीगेट शब्द याद रख सकते हैं मैक्रो के लिए। तो जब हम एक सिंगल की स्टडी करने बैठते हैं फॉर इमेजिनेशन, मैंने आप में से ही जितने लोग हैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में स्टडी करना चालू करा कि आपकी मंथली इनकम क्या है। देखिए फिर से समझ लीजिए ध्यान से, जब मैं आपके बारे में एक सिंगल बंदे के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहे हैं और स्टडी रिलेट होनी चाहिए मनी से, क्योंकि हम ये बात क्लियर कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो रिलेट टू मनी पढ़ेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले इसमें ये बोलेंगे, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज एन इंडिविजुअल लेवल। बोल्ड हुआ है वर्ड, इंडिविजुअल लेवल से हम डील करते हैं, सिर्फ आपसे। दूसरी साइड पे देखिए मैक्रो की, इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि अंटायर, यानी कि एग्रीगेट। कोई भी चीज अगर ऐसे डील करती है तो आपका ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। देन आप ध्यान से सुनिए, माइक्रो के अंदर क्या एग्जांपल पॉसिबल है। आप में से ही कोई एक इंसान के बारे में मैंने स्टडी करी, तो क्या स्टडी होगी, इंडिविजुअल इनकम क्या है आपकी, इंडिविजुअल सेविंग्स क्या है आपकी, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स क्या है आपकी। तो ये सारे एलिमेंट्स जो मैंने बोले, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, जो भी है, ये मनी से रिलेट हो रहा है और एक पर्टिकुलर इंसान के रिलेट हो रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल है, पहले हम लास्ट वाला पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम, सेविंग्स, इंडिविजुअल डिमांड, एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। अब हम दूसरी साइड के एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये भी MCQ है। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब सीधी सी भाषा में बात करते हैं गरीबी। आप इंडिया में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम एक गरीब देश के अंदर रहते हैं, पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट जब पॉवर्टी के बारे में स्टडी करती है, किसी इंडिविजुअल को लेती है या अंटायर सबको लेके चलती है, सबको लेके चलती है। तो इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है ये मैक्रो का है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इन्फ्लेशन। इन वर्डों के मीनिंग पता होने चाहिए, क्योंकि MCQ में 4 एग्जाम्पल डाल देता है और बताना होता है कौन सा मैक्रो है या कौन सा माइक्रो है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का अप होना कंटिन्यूसली। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो इसको हम महंगाई भी बोल सकते हैं अगर हिंदी में बात करें। तो आज रात को अगर चीज़ों के रेट्स वगैरह बढ़ गए तो बेटा आप ही को दिक्कत होगी या मुझे भी दिक्कत होगी? सर सबको दिक्कत होगी, इकोनॉमी के हर बंदे को दिक्कत होगी। तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी कोरोना से पहले, थोड़े दिन पहले, जब कोरोना थोड़ा अच्छे खासे लेवल पे चल रहा था, तो बहुत आ रहा था न्यूज में कि इंडिया की GDP डाउन हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने हो सबने थोड़ा बहुत तो न्यूज में सुन लिया होगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP। तो GDP कभी भी इंडिविजुअल का नहीं होता, पूरे देश की प्रोडक्शन होती है, ऑल ओवर होता है। तो ऑल ओवर वर्ड आता ही वो मैक्रो का एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक। देन उसके बाद एग्रीगेट प्राइस या एग्रीगेट डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस पीपल के बारे में जब स्टडी करा जाता है तो किसी इंडिविजुअल को नहीं, हम सबको लेके चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी सबके बेसिस पे होती है, तो मैक्रो का एग्जांपल है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जो इकोनॉमी के अंदर पूरी डिमांड होती है उसको। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे मैक्रो के जो आपको बहुत हेल्प करेंगे MCQ के टाइम पर। तो एग्जाम्पल पे कंडक्ट रखना है ढंग से। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। पहले पॉइंट को हमने डेफिनेशन में पढ़ा, देन लास्ट पॉइंट को हमने पहले पढ़ा क्योंकि जरूरी था उसको पहले पढ़ना। देन हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी। अभी जब हम एंडिंग में टेस्ट सीरीज करेंगे वहां पर ये क्वेश्चन है, तो आप अवेयर रहिए। अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी। अब आप इसको बहुत सिंपल वे में समझ लीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके 2 नाम होते हैं। मे बी जितने आप हो, किसी ना किसी का होगा कि घर पे राहुल होता है, बाहर राम होता है, या घर पे दिया होता है, बाहर निकल के रिया हो जाता है, लाइक दिस, ठीक है। तो अब इसमें रिया बोलो या दिया बोलो, हरकतें चेंज नहीं होती। राम बोलो या श्याम बोलो, हरकतें इंसान की चेंज नहीं होती। तो उसी टाइप में माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम रखा गया प्राइस थ्योरी। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, खुशी में उसने दूसरा नाम रखा प्राइस थ्योरी।
मैक्रो का दूसरा नाम रखा उसने, द अदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ध्यान रखिएगा, दो एमसीक्यू हैं ये भी आपके, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। देन क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आ रखा है द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे वाले का, माइक्रो इंडिविजुअल बेसिस का, तो वहां पर आपको टिक करना है एल्बर्ट मार्शल, जो कि बोर्ड पे मार्क है। मैं आपसे बता रहा हूं, पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स हैं, पहला ही क्वेश्चन राइटर का होता है नाम का। आप गांठ बांध के चले जाओ दिमाग के अंदर कि भाई पहला क्वेश्चन मुझे नाम का मिलने वाला है, और इस पहले चैप्टर के अंदर आपको 6 से 7 लोगों के नाम पढ़ाए जाएंगे। अभी तक मैंने आपको 2 से इंट्रोड्यूस करवाया, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। नाउ इंट्रोड्यूस हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एल्बर्ट मार्शल। फिर इधर वाली साइड पे आ जाओ, हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जे.एम. केन्स। अब हम 3 लोगों को सुन चुके हैं, ठीक। तो इस टाइप में ये रहेगा, इसमें 3 क्वेश्चंस थे आपके एमसीक्यू के, प्राइस थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एल्बर्ट मार्शल एंड जे.एम. केन्स। देन नीचे इसके एग्जाम्पल से। अब तक की कहानी में हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है पूरा, और ये कहानी हमें समझ में आ चुकी है। और एक चीज और, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं। इसके बेस पे अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ऊपर हेडिंग देखिए, नीचे के क्वेश्चन को अभी इग्नोर करना क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा अगर अभी देखना शुरू करा। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, डन। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहले हम जिस इकोनॉमी के अंदर रहते हैं उसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिकली 3 पे डिस्कशन होना है यहां पर। कोई भी इकोनॉमी हो, आज के टेस्ट का एक क्वेश्चन यही है, क्या हर इकोनॉमी के पास सेंट्रल प्रॉब्लम होती है? तो आपको यस टिक करना है, क्योंकि दुनिया में आप हो या मैं हो, हम में से किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सीखिए, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो मीन्स वो इंसान ही जिंदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हर इकोनॉमी की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वाले स्लाइड को भी छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं। सबसे पहले पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, देन सेकंड होती है हाउ टू प्रोड्यूस, देन तीसरी होती है फॉर वुम टू प्रोड्यूस। अब मेरी बात को अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको ना ये अभी बहुत ईजी लगेगा कि यार ये हमने पढ़ा हुआ है, सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये बहुत सिंपल है, राइट। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि इन तीनों के अंदर से जो एमसीक्यू निकलेंगे, आपने रीडिंग करी होगी, वो एमसीक्यू बताने में हो सकता है 50% लोग जो है नहीं बता पाए। तो आप ध्यान से सुनना, इसमें क्या है। सबसे पहले ये सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी लाइफ में जनरेट कैसे होती है। आप सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम एक ना एक दिन जनरेट होनी है, इस बात को समझ लीजिए। एक इमेजिनेशन करिए कि आप सब मेरे से आज से 5 या 6 साल बाद कभी मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इमेजिन करिए ताकि आप सिस्टम को समझ पाएं कि बुक ने क्या लिखा हुआ है। 5 से 6 साल बाद आपकी और हमारी कभी मुलाकात होती है, तो ऑब्वियस है 5 से 6 साल बाद आपका सीएमए कंप्लीट हो चुका होगा, आप अच्छे खासे क्वालिफाइड हो चुके होंगे और आपको मार्केट से एक जॉब लेनी है। इट मीन्स अपने लिए मनी जनरेट करना है, और यही इकोनॉमिक्स है, पैसा जनरेट करना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आप मेरे को मिले, कहते सर मैं 2 साल से बड़ा परेशान हूं। तो मैंने पूछा क्यों? तो आपने बोला सर मैं इतना क्वालिफाइड हूं लेकिन मेरे को कहीं पे जॉब नहीं मिल रही अच्छी सेटिस्फैक्शन वाली जिससे मैं अच्छी इनकम जनरेट कर सकूं। तो मैंने पूछा भाई अब क्या करेगा फिर? सर मैंने 2 साल स्पेंड कर दिए पूरी जॉब ढूंढने में, मेरा बहुत 2 साल वेस्ट हो गया लाइफ का, 1 साल और वेस्ट कर दिया, 3 साल हो गए। अब आपके दिमाग में एक साइन जनरेट होगा, मैं बताता हूं एक आइडिया क्या जनरेट होगा कि यार जॉब छोड़, मैं अच्छा खासा क्वालिफाइड हूं, कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करता हूं। आराम से समझना, जब जॉब नहीं मिलती इंसान एट दी एंड 3 साल बाद कहां चले जाता है? कोई बिजनेस करने चले जाता है। कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करता हूं, तो बिजनेस के सेंस में ऐसा नहीं होता एक दिन आप सुबह सुबह उठे और कोई ना कोई बिजनेस करने आप पहुंच गए, ऐसा कभी नहीं होता। आपके दिमाग में एक प्री प्लान चलेगा कि मैं किस चीज का बिजनेस करूं, जो भी मेरे पास फंड्स वगैरह हैं, मैं किस चीज का बिजनेस करना शुरू करूं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, आप सोच रहे हो कि मैं क्या बनाऊं, ठीक। और रिसोर्स आपके पास लिमिटेड ही होते हैं, तो उससे मैं क्या प्रोड्यूस करूं जिससे मेरी ग्रोथ हो सके। तो नीचे स्लाइड पे देखिए 3 टाइप के गुड्स होते हैं बेसिकली, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और वॉर रिलेटेड गुड्स। हमेशा ध्यान रखिएगा इन तीनों में से आपको एक वर्ड मिलेगा। आप सोच रहे हो अभी व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स लाइक व्हीट, क्लॉथ्स, राइस। आप और मैं, हम दोनों ही कंज्यूमर हैं, तो हम जो भी चीज यूज करते हैं उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। पेन,
सॉल्ट, बिस्किट्स, जो भी है ये बनाऊं, सोच रहे हो। या फिर कैपिटल गुड्स लाइक हैवी एसेट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर, कंप्यूटर एक्सेट्रा, कि कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करूं, थिंकिंग चल रही है क्या बनाऊं। या फिर वॉर रिलेटेड गुड्स लाइक गन्स, बॉम्ब्स, वेपन्स, टैंक्स एक्सेट्रा, इनकी प्रोडक्शन करूं। ठीक है, तो आपने सोचा कि क्या बनाऊं, तो ऊपर कुछ लाइनें हैं जो इसी बात को दिखा रही हैं। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि मैं क्या बनाऊं और क्या क्वांटिटी बनाऊं उनकी। एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, ये जो बोल्ड हुआ है ये फिर क्वेश्चन है, कई बार पूछता है कि क्या हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है, दुनिया के हर कोने में रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें सोचना पड़ेगा क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। जब आप डिसाइड कर लें आपको क्या बनाना है, फॉर इमेजिनेशन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे वीट बनाना है या जो भी है कंज्यूमर गुड्स बनाना है, देन आपको डिसाइड करना है। देखो लास्ट में लाइनें लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट पंच है। आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, इकोनॉमी हैज टू डिसाइडेड द क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी दैट इज सेलेक्टेड, कि जब हमने डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, देन हमें डिसाइड करना है कितनी क्वांटिटी में बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप 50 यूनिट रोज बना रहे हैं और आपकी मार्केट में सेलिंग 2 यूनिट की है, तो ऑब्वियस आपको लॉस हो रहा है। आई अगेन रिपीट, आप रोज 50 यूनिट बना रहे हैं और आपकी सेल मार्केट में सिर्फ 2 यूनिट की है, तो आप लॉस कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है, 2 बातें हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। अब सुनो, इस पूरे स्क्रीन के अंदर एमसीक्यू कहां पर छुपा हुआ है, जो मार्क करना चाहता है मार्क कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको इंडिविजुअली भी अटेंशन दूंगा बाद में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे मैं ज्वाइन होके, तो आप सुन लीजिए ध्यान पर। कैपिटल गुड्स एमसीक्यू है, पंच कर लीजिए अच्छे से, कि एक इकोनॉमी का सबसे ज्यादा फोकस कौन से गुड्स की प्रोडक्शन पर होता है, तो तुरंत आपको वहां पर टिक कर देना है कैपिटल गुड्स। अब आते हैं लॉजिक पे, ये तो रट्टा हो गया कि सर ने बताया था कैपिटल गुड्स लगा दो, नंबर मिल गए। थोड़ा लॉजिक पे फोकस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, वॉर रिलेटेड गुड्स पे ज्यादा फोकस नहीं होता। क्यों नहीं होता, सुनिए मेरी बात। इंडिया की ही अगर हम बात करें, इंडिया ज्यादा वॉर रिलेटेड गुड्स की प्रोडक्शन नहीं करता, गन्स, वेपन्स वगैरह जो भी है ये सब वो विदेशों से मंगा लेता है, क्योंकि ये गुड्स जो होते हैं ये रेगुलर यूज नहीं होते। 5 साल, 10 साल, 15 साल में कभी वॉर हुई तो यूज होगा, तो इनकी प्रोडक्शन पे हम इतना फोकस नहीं करते, एक पॉइंट। देन कंज्यूमर गुड्स, आप बुद्धि का थोड़ा सा यूज कीजिए, ये जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं हमारे, व्हीट, राइस, कपड़े, ये भी है, इनकी प्रोडक्शन भी तभी बूस्ट हो सकती है जब हमारे देश का कैपिटल गुड्स स्ट्रांग हो, मतलब हमारे पास ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मशीनें हो। तो इसीलिए हम कैपिटल गुड्स पे बहुत फोकस करते हैं, ये जितना ज्यादा होगा हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा बूस्ट करेगी, तो कैपिटल गुड्स पे। तो इस टॉपिक में व्हाट टू प्रोड्यूस में सिर्फ एक ही पंच है कि हमें कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, कैपिटल गुड्स। ठीक, अब हमारी सेकंड प्रॉब्लम क्या बनाना है, कितना बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच क्वांटिटी प्रोड्यूस। देन सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कैसे प्रोड्यूस करें। इसके अंदर बेसिकली हम टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाएं। अब आप ध्यान से सुनेंगे 1, 2, यहां पर 2 एमसीक्यू है स्लाइड के अंदर। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, पहला कि मैं लेबरों से ज्यादा काम करवाऊं। दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, या मैं कैपिटल से ज्यादा काम करवाऊं। कैपिटल मीन्स अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया है, मशीन्स वगैरह। ठीक है, अब जब मैं इसको ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो मुझे लगभग 90% बच्चे इसका गलत रिप्लाई देते हैं। तो आप इस बात को ध्यान से नोट कर लेना कि एक इकोनॉमी सबसे ज्यादा जो प्रिफर करती है कौन सी टेक्निक को करती है। जब हम ऑफलाइन में फेस टू फेस होते हैं तो बच्चा बोलता है सर लेबर, कोई बोलता है कैपिटल, और दोनों ही आंसर गलत होते हैं। हमेशा एक प्रोड्यूसर कोशिश करता है वो टेक्नोलॉजी यूज करने की जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए, यानी कि खर्चे कम हो जाएं और प्रॉफिट और प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। हर इंसान की कोशिश खर्चे कम और प्रोडक्शन क्या करने की होती है, बढ़ाने की। तो ये है हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्निक यूज करनी है। तो आप रैंडम नहीं बोलेंगे कि लेबर या कैपिटल, हम वो यूज करेंगे जिससे कॉस्ट मिनिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आप में से किसी की कंपनी एक ऐसे जोन पर स्टैब्लिश है जहां लेबर बहुत चीप रेट पे मिलता है, तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएंगे, सर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि लेबर सस्ता मिल रहा है। आप में से कईयों की कंपनी ऐसे जोन पे स्टैब्लिश है जहां पर लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है,
तो आप कौन सी लगाएंगे? कैपिटल। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं, तो इस पे फोकस रखना है, राइट। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर हम लेबर ज्यादा यूज करते हैं। इन दिस टेक्निक वी यूज मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, राइट। कैपिटल मींस ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स, मशीन्स मींस कैपिटल यहां पर डिनोट किया जा रहा है। देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर इन दिस टेक्निक वी यूज मोर कैपिटल यानी कि मोर मशीन्स एंड लेस लेबर। और हम कौन सी यूज करेंगे? जिससे लेस हो हमारा कॉस्ट और प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो। लास्ट लाइन, एन इकोनॉमी प्रेफर्स दैट टेक्निक of production which provide maximum production of minimum cost। अब आ जाओ फिर से, पिछले वाले में एक क्वेश्चन था एमसीक्यू, इसमें दो हैं। कई बार बंदा पूछता है, बुक खोलोगे आपको मिल जाएगा, कि एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। लेबर सरप्लस मतलब जहां पर लेबर बहुत एक्स्ट्रा है उस देश के अंदर, तो वो देश कौन सी टेक्नोलॉजी को प्रेफर करेगा? तो आपका आंसर टिक होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सीधी भाषा में, क्योंकि वहां पर लेबर सरप्लस है। एक एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 2 कि एक कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है, तो वो कौन सी प्रेफर करेगा? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। दो क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एक मेरिट पॉइंट सोचिए, प्लस पॉइंट, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एक प्लस पॉइंट सोचते हैं कि क्या होता है। पहला प्लस पॉइंट, अगर आप लेबरों से काम करवाते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो आसपास के बहुत सारे लोगों को आप अपनी कंपनी में जॉब दोगे, तो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये इसका मेरिट पॉइंट है, प्लस। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का माइनस पॉइंट क्या होगा वो सोचते हैं। इसका माइनस पॉइंट होगा कि सर जब हम ज्यादा काम लेबरों से कराते हैं, तो लेबरों से जब हम काम करवाते हैं तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है वो लैकर हो जाता है, स्पीड जो होती है काम की वो कम होती है। ये इसके माइनस पॉइंट है। अब उल्टा कर दो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर इसका प्लस पॉइंट ये होता है कैपिटल इंटेंसिव का, कि इससे हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होता है, काम स्पीड से होता है। लेकिन इसका माइनस पॉइंट, इट मींस कि डीमेरिट्स क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। आप ज्यादा लोगों को जॉब्स नहीं देते। एक बार बेटा रिकॉल करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने क्या सीखा? क्या बनाना है और कितना बनाना है। 3 टाइप्स के गुड्स थे इसके अंदर, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वॉर रिलेटेड गुड्स। और सीधा एमसीक्यू पे पंच करते हैं, कौन से गुड्स की प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस होता है? कैपिटल गुड्स की। सेकंड पे आए हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर कैपिटल कौन सा यूज करोगे जिससे कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा। लेबर सरप्लस इकोनॉमी है तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? लेबर इंटेंसिव। और कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है तो कौन सा प्रेफर करोगे? कैपिटल इंटेंसिव। लेबर का प्लस पॉइंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। माइनस पॉइंट क्या होता है? कि स्पीड कम होती है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट लैकर होता है। देन कैपिटल इंटेंसिव का प्लस पॉइंट क्या होता है? कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होता है, स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन माइनस पॉइंट इसका यही होता है कि भैया इसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड वन फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसमें सिर्फ अगर मैं आपको ये पूरा रीड भी ना करवाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक वर्ड पे फोकस कर लीजिए इसको समझने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लिख लीजिए, समझ लीजिए, स्टोर कर लीजिए दिमाग में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सीधे सीधे ध्यान रखना है कि जब हम फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम किसके लिए सामान बना रहे हैं। मैं जो भी चीज की प्रोडक्शन कर रहा हूं वो सोसाइटी का कौन सा सेक्शन यूज करेगा, राइट। तो वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर। एक छोटा सा इमेजिनेशन, आप सब यंग जनरेशन है और आप जितने भी हैं तो होपफुली अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप में से आधों का, मैं कह रहा हूं पूरे का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कि आधों का होगा कि भाई आईफोन लेना आपका ड्रीम होगा, कि भाई आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, लाइक दिस। बहुतों का होगा, बहुतों का नहीं भी होगा, और हो सकता है सारों का ही हो। अब आप सुनिए, जब कंपनी आईफोन बना रही है तो बेटा वो सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए बना रही है? ऑब्वियस है रिचर क्लास। 1.5 लाख का फोन कोई पुअर सेक्शन तो अफोर्ड कर नहीं सकता, 1 लाख का फोन, तो रिचर क्लास। अब सोसाइटी कोई 1100-1200 रुपए वाला सेट बना रही है कोई कंपनी, सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए बना रही है? पुअर। तो फॉर whom टू प्रोड्यूस में हम यही डिसाइड कर रहे हैं कि हम जो गुड्स बना रहे हैं वो सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए बना रहे हैं। अमीर के लिए बना रहे हैं या गरीब के लिए बना रहे हैं, राइट। अमीर के लिए या गरीब के लिए। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन ये है, और अमीर और गरीब कैसे डिसाइड होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप ध्यान रखिए, बुक के पीछे क्वेश्चन है, फॉर whom टू प्रोड्यूस किसके साथ डील करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, इसमें जो मैंने आपको अभी सुनाया है वही बातें डिस्कस होंगी।
ये जो प्रॉब्लम है वो रिलेट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल। जो गुड्स बना है वो लोगों तक कैसे पहुंचा जाए जो लोग कंज्यूम कर सकें। विद इन द इकोनॉमी इज selection of the category of people who will ultimately consume the goods to produce goods more poor, ज़्यादा गरीबों के लिए बनाया जाए, या less rich और more rich and less poor। नीचे की लाइनों का आपका कोई ज़्यादा यूज नहीं है क्योंकि अब पेपर एमसीक्यू है तो हम उसी पे फोकस करेंगे। रिसोर्सेज आर स्केयर का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज कर सकते हैं आप, हम हर चीज़ की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लास्ट लाइन रीड कर लीजिए, द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड्स ऑन देयर इनकम लेवल, और इनकम लेवल मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तीन प्रॉब्लम्स हुई हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ, फॉर वम टू प्रोड्यूस। तीनों में आपको कम से कम 6 से 7 एमसीक्यू बताए गए हैं जिसको आपको ध्यान से रखना है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जा सकता। देन हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, ऊपर एक क्वेश्चन होता है ये, जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा, बहुत अच्छे से रखना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाउ डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी हमारे देश की, व्हाट टू, हमारे क्या सारी देशों की होती है वैसे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वम टू प्रोड्यूस, ये होती ही क्यों है, वाई, क्यों लगा रखा उसने वाई। तो आपको इसके अंदर 2 पॉइंट टिक करने होते हैं, अगर ये दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं तो बोथ टिक होता है, अदरवाइज कोई एक होगा तो आप यही टिक करेंगे। ड्यू टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ये बात पहले ही पेज पे क्लियर हो गई थी कि भाई वांट्स जो है हमारी वो क्या है, अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स, बुक के पीछे क्वेश्चन है। अब आप सुनिए, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसी में हम अपने आप को सोच रहे हैं क्या बनाए कैसे बनाए यार, क्योंकि इतना फंड्स नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और करना बहुत कुछ है तो उसी में मैनेज करना है। फिर दूसरा पॉइंट, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स। ऑल्टरनेट का मतलब होता है डिफरेंट यूजेस। आपके पास जो भी फंड्स थे, आप उससे कंज्यूमर गुड्स भी बना सकते थे, आप उससे कैपिटल गुड्स भी बना सकते थे, आप उससे वॉर रिलेटेड गुड्स भी बना सकते थे। और सिंपल कर लो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा लैंड है, कोई जमीन का टुकड़ा है, आप वहां पर रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो, आप वहां पर कोई स्कूल भी खोल सकते हो, आप वहां पर कोई केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हो। तो वो जो रिसोर्स है उसका ऑल्टरनेट यूज है। एक क्वेश्चन है बुक के पीछे कि रिसोर्स के फीचर बताने हैं, तो 2 फीचर होते हैं रिसोर्स के, एक तो बेचारा वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, और दूसरा उस बेचारे के कैसे यूजेस होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक, ये आपके 2 टॉपिक्स हुए हैं। अभी तक की कहानी में हमने क्या क्या सीखा, एक बार बहुत शॉर्टली, ताकि आप आग बंद करके, चाहे आग बंद करके फटाफट टच करना शुरू करें अपने दिमाग में, कि इकोनॉमिक्स इज अ 2 एडिशन वर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इको हाउस होल्ड, नॉमिक्स मतलब मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट रिलेटेड टू मनी, एंड इट इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या लिखा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ लिखा, कब लिखा, 1776। देन माइक्रो स्टडी द इंडिविजुअल लेवल एंड मैक्रो स्टडी द एज अ होल एंटायर। Other name of micro is price theory, MCQ, income and employment theory. Then who's the father of microeconomics? Alfred Marshall. Then who's the father of macroeconomics? J.M. Keynes. Then examples पढ़ाए थे individual incomes वगैरह, और इधर poverty, unemployment like. Then ये अभी हमने ताज़ा करा है ताकि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करते रहें और हमारा पंच बनता रहे। अब आगे देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मैं आपको पूरा मॉड्यूल भी साथ साथ रिकॉल करवा रहा हूं। ये सारे ही क्वेश्चन टॉपिक वाइज बुक के पीछे हैं, आप एमसीक्यू हैंड टू हैंड भी टिक कर सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, फाउंडेशन में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीपीसी हर बच्चे को पता होता है, कोई डाउट नहीं। पीपीएफ भी बोलते हैं इसको, ये भी हर बच्चे को पता होता है, लेकिन इट्स ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इट्स ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये हर बच्चे को नहीं पता होता, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, पहला एमसीक्यू। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ इसके नाम से हम 3 एमसीक्यू पढ़ेंगे, एक हो चुका है, दूसरा सीखते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि जब हम फाउंडेशन का पेपर देने जाएंगे, पेपर नंबर 1 है ये आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको आंसर शीट के ऊपर क्या मिलेगा मैं बताता हूं, यही मिलेगा नाम का, कि नाम, ये काम किसने करा, ये काम किसने करा। अब आप ध्यान से सुनिए, नीचे लिखा हुआ है पीपीसी कर्व बाय प्रोफेसर पॉल, ठीक है जी, PAUL है, वो A नहीं है, वो मिसप्रिंट है, पॉल सैम्यूल्सन, प्रोफेसर पॉल A सैम्यूल्सन ने इसको इन्वेंट करा है,
ठीक है, राइटर का नाम जरूर ध्यान रखेंगे कि जिसने इसको इन्वेंट करा है। अब एक क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का, प्रोफेसर पॉल ए सैम्यूल्सन 2। अब तीसरा एमसीक्यू जो डीपर है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इज अ विच टाइप ऑफ कंसेप्ट, मतलब रियलिस्टिक ऑप्शन देगा आपको, रियलिस्टिक, इमेजिनरी, और आप बोल सकते हैं इसमें बोथ, और डी बोल सकते हैं आप नन। तो आप सुन लीजिए मेरी बात को, इट इज अ इमेजिनरी कंसेप्ट। अब इसको लॉजिकली समझते हैं कि सर ये इमेजिनरी हुआ कैसे। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इट इज अ इमेजिनरी कंसेप्ट। कैसे है? पॉसिबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आप सबको एक लाइन बोली कि भाई आज ना अपने घर से बाहर मत निकलना, बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। बारिश होने की क्या है? पॉसिबिलिटी। तो क्या मतलब है इसका? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट। टीवी पे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है फॉर इमेजिनेशन, आज इंडिया जीत सकती है, जीत भी सकती है और नहीं भी, राइट। तो पॉसिबिलिटी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। तो ऐसे ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन हो भी सकती है और नहीं भी। तो इट इज अ इमेजिनरी कंसेप्ट, तीसरा एमसीक्यू, ठीक है। अब इसको जो नीचे ये डायग्राम्स वगैरह बने हुए हैं, शेड्यूल बना हुआ है कि इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ये सारी इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हमें यही देखना है कि बेटा ध्यान से समझना कि ये क्या है। सबसे पहले आप इमेजिनेशन में जाओ, हमेशा पीपीसी कर्व दो गुड्स का बनता है, राइस, व्हीट। आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो यार, एक्स वाई, लेकिन वन वे रह लो क्योंकि बहुत टाइम कम है, हमें सीधा सीधा टिक करना है और अपने लिए मार्क्स जनरेट करने हैं। हमें दो चीजों की प्रोडक्शन करनी है। आपके पास कोई लिमिटेड लैंड है, दिमाग को अच्छे से चलाइए इमेजिनेशन में, या आप जिस रूम में बैठकर इस टाइम पे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो उसी रूम को इमेजिन कर लीजिए कि वो रूम है, आपके पास इतना ही लैंड है, लिमिटेड है। आपने फर्स्ट डे क्या करा, उसके ऊपर 0 kg राइस करा, शेड्यूल को ध्यान से समझिएगा, 100 kg वेट करा। मतलब उस पूरे रूम में जो आपके पास लैंड है उसमें आपने राइस की प्लांटेशन नहीं करी है, आपने 100 kg क्या करा है, सीधे सीधे वेट करा है, राइट। कुछ दिनों बाद आपने क्या करा, उस लैंड पे कुछ सेक्टर पे राइस की प्रोडक्शन करी, देन जनरेट 10 kg। तो ये टेबल ऐसे बनती है, 10 हुआ यहां पर, तो 100 में से 10 गया, यहां 90 हो जाएगा, ठीक है। देन और सेक्टर इंक्रीज करा, थोड़ा सा और सेक्टर आपने अप कर दिया राइस का, 20 kg। देन आप ध्यान दीजिएगा, 90 में से 20 गया, नीचे 70 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप राइस के लिए एरिया बढ़ाते जा रहे हो उस लिमिटेड लैंड के अंदर, तो आपके लिए व्हीट के लिए एरिया क्या होता चले जाएगा, कम होता चले जाएगा। इस बात पे फोकस रखना, व्हीट के लिए एरिया क्या होता चले जाएगा, कम हो जाएगा। देन आपने 20 kg के बाद 30 kg राइस करा, 70 में से 30 गया, 40, और व्हीट का एरिया कम हो गया। और राइस बढ़ाया आपने, 40, देन 40 माइनस 40 0। आई रिपीट, कैसे बन रहा है, 0 100, आप राइस के लिए एरिया बढ़ाते जा रहे हो, 10 kg हुआ, देन माइनस हो गया आपका, 100 में से 10 गया 90, देन आपने और 10 बढ़ाया तो 20 हुआ, तो 90 में से 20 गया 70, देन 20 से 30 करा तो 70 में से 30 गया 40, इस टाइप में उधर से माइनस होता गया। ये आपके कॉम्बिनेशंस बन गए हैं व्हीट और राइस के। ध्यान से देखिएगा, कितने गुड्स के कॉम्बिनेशन है, 2, और लिमिटेड रिसोर्स से बने हैं। अब आप ऊपर डेफिनेशन पे आइए। पीपीसी कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, और वो टू गुड्स क्या है, व्हीट एंड राइस। आप इसको एक्स वाई कुछ बोलना चाहे जो बोल सकते हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। जो भी आपके पास रिसोर्स था, वो जो रूम था, और आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी थी, आपसे ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपने क्या कर दिए, जनरेट कर दिए, ठीक है। तीसरी कॉलम में, अच्छा इसको तीसरी कॉलम को अभी नहीं देखेंगे, पॉज पे रखेंगे, नीचे उतरते हैं। इन फिगर्स को उठाकर मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डाला। एक्स पे राइस हुआ, व्हीट हो गया वहां पर, तो आपका ये डल गया 0 पे 100, 10 पे 90, इस टाइप में, तो ये ड्रॉ हो गया। मैं उम्मीद करता हूं इसकी दो प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी, मैं अभी स्क्रीन पे उसको नहीं ला रहा, आप देखिए। पहला, ध्यान से सुन लीजिएगा, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व,
क्लियर कट दिख रहा है, पॉइंट ए बी सी डी ई, पॉइंट नीचे की ओर मूव हो रहे हैं, तो इसका पहला फीचर क्या निकल रहा है कि इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। एमसीक्यू है बुक के पीछे, पीपीसी कर्व जनरली स्लोप्स, तो आपको टिक करना है डाउनवर्ड। और दूसरा फीचर होता है इट इज अ कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इट इज अ कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉनकेव का मतलब समझिए क्या होता है, ठीक है जी। अब यहां पर मोस्टली को पता होता है, कईयों को नहीं भी पता होता, कंफ्यूज होता है कि कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है। मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये चीज मेरे को किसी बच्चे ने ही सिखाई थी, जो उस तरीके से उसने याद रखा हुआ था, तो मैंने भी उससे सीख लिया कि भाई ऐसे हम भी समझा सकते हैं। केव मतलब गुफा होती है, और उम्मीद होती है कि गुफा हर बंदे ने देखी होती है, कुछ लाइक दिस। तो इस टाइप में है ये ग्राफ, इसलिए ये कॉनकेव है। मैं जानता हूं अभी आपको बहुत इजी लगता है, लेकिन वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सीधा सीधा गुफा की तरह बंद है, तो सेकंड फीचर इज कॉनकेव, ठीक है। अब आते हैं इसके डेफिनेशंस वगैरह में। ये दो प्रॉपर्टीज लिखी हैं। अभी जो हमारा पेपर है सितंबर वाला, उसके हिसाब से अगर हम इन एक्सप्लेनेशन को इग्नोर भी कर दें तो भी आपका कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन हम हल्का सा देख लेते हैं कि पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि अगर हम एक की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, मतलब राइस बढ़ा रहे हैं, तो वीट का एरिया कम हो रहा है, तो वीट की प्रोडक्शन कम हो जाती है। हम दोनों की एक साथ नहीं बढ़ा सकते उसी रिसोर्स और उसी टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, इम्पॉसिबल है। देन पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब समझते हैं कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन का। इट इज कॉनकेव। अब इसका रीजन देखो यहां मिलेगा आपको, ये जो थर्ड कॉलम हमने छोड़ी हुई थी, एक चीज लिखी हुई है, और यहां पर आप ना थोड़ा अवेयर रहना, मैंने यहां पर MRT लिखा हुआ है, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और बुक के पीछे एमसीक्यू में दे रखा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम मीनिंग होता है, कोई फर्क नहीं होता, पर आपको पता हो, आप चाहे तो रफ में कहीं पर भी अपनी कॉपी में या बुक में मार्क कर लीजिए कि MRT इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इज कैलकुलेटेड बाय डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब मैं बता रहा हूं ना, हमने फेस टू फेस जब हमने टेस्ट वगैरह लेते हैं तो बच्चे की बहुत सारे टैलेंट सामने आते हैं। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई लिख देता है बच्चा। मैं ये हरकत आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप गलती ना करें। इकोनॉमिक्स की किसी भी बुक के अंदर डेल्टा एक्स कभी ऊपर नहीं होता है, पूरी इकोनॉमिक्स में हमेशा डेल्टा वाई ही ऊपर रहेगा, डेल्टा मीनिंग चेंज, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब बोर्ड को ध्यान से देखिए आप स्क्रीन में, राइस को हमने एक्स माना है और वीट को हमने वाई माना है, और डेल्टा का मीनिंग चेंज होता है, पहले वाले पे हमने डैश लगा दिया। ये थर्ड कॉलम जनरेट कैसे हुई है उसको सीखते हैं। वाई में कितने का चेंज आया है सेकंड स्टेप में, 100 to 90, 10 का चेंज आया है। और x में कितने का चेंज आया है, 0 to 10, 10 का चेंज आया है। 10 upon 10 इज 1:1, राइट। MRT या MOC हमारा जनरेट हो गया। अब 90 to 70, 20 का चेंज है, और x में 10 to 20, 10 का चेंज है। 20 upon 10, 2:1। 70 upon 70, 40, 70 से 40 हुआ, कितने का चेंज आया, 30 का। और इधर 20 to 30 हुआ, 10 का चेंज आया है, तो इधर भी 3:1। देन 40 to 0, 40 का चेंज आ गया, और इधर 10 का ही है। तो आप बोर्ड को ध्यान से नोटिस करो, 1:1, 2:1, 3:1 और 4:1। MOC यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या MRT दोनों ही हो सकते हैं ऑप्शन में। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसी वजह से ये भाई साहब हमारे पीपीसी जो होते हैं वो कॉनकेव होता है, इसी वजह से। एक नंबर का क्वेश्चन है बुक के पीछे, आपको अवेयर रहना है कि पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू, तो आप नीचे टिक कर दीजिए MOC राइसेस। आपको दिख रहा था 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 बढ़ रहा है। तो पीपीसी इज कॉनकेव शेप्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRT, ठीक है। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सैक्रिफाइस्ड, ज्यादा से ज्यादा हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इस टाइप में आपका ये सेकंड MCQ क्लियर हो जाएगा। अभी तक पीपीसी में हमारे 4-5 MCQ करे हैं। फर्स्ट, इट्स ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इट्स इन्वेंटेड और प्रोनाउंस्ड, एग्जैक्टली यही वर्ड होते हैं MCQ में, प्रोनाउंस्ड बाय प्रोफेसर पॉल ए सैम्यूल्सन। थर्ड, इट इज अ इमेजिनरी कंडीशन। एंड फोर्थ, इमेजिनरी कंडीशन। देन उसके बाद हमने पढ़ा इट इज अ कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और कॉनकेव होने का रीजन बताया मैंने आपको क्या, कि हाँ कॉनकेव होने का रीजन MRT इंक्रीजेबल होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पीपीसी में कुछ थोड़ा ज्यादा ही है कंसेप्ट। ये MRT है, ये मैं समझा चुका हूं, इसको आप छोड़ दीजिए अब, क्योंकि इंक्रीज हो रहा होता है इसीलिए वो हमारा
ऐसा शेप होता है। ये कुछ 1 मार्क्स में पीपीसी वगैरह के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप में। राइट वन कॉज व्हेन द पीपीसी शिफ्ट इन राइटवर्ड, बहुत सिंपल है। राइट में जाने का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, और राइट में जाने का प्रोडक्टिविटी का बढ़ने का मतलब होता है आपके रिसोर्स बढ़ रहे होंगे, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। 2 पॉइंट हो गए। लेफ्ट में जाने का रीजन होता है, ऑब्वियस है, लेफ्ट में जा रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, यहां पर कम हो रही है, डिक्रीज इन रिसोर्सेज एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। राइट इंक्रीज प्रोडक्शन, तो रिसोर्स बड़ा होगा तभी बढ़ा है प्रोडक्शन, और लेफ्ट में रिसोर्स कम हुआ होगा तभी प्रोडक्टिविटी क्या हुई है, कम हुई है। ये एक बना हुआ है स्लॉट, इस पे आप ध्यान देना। इसका जो सी पॉइंट दिख रहा है ना, जो आउट ऑफ द बी उसके जा रहा है, आपका आउट ऑफ द पीपीसी जा रहा है, इसका क्वेश्चन है बुक के मॉड्यूल में पीछे, तो इस पे अवेयर रहना है। बंदा एक पीपीसी बना रहा है, बोर्ड पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। व्हाट डज अ पॉइंट बिलो, बिलो मतलब नीचे, ऑन मतलब ऑन द पीपीसी, एंड अबव मतलब जब आपका बाहर चलेगा, ये क्या इंडिकेट करता है। देखिए जो पीपीसी का बी पॉइंट है वो ऑन पीपीसी है, मतलब पीपीसी के ऊपर आ रहा है। तो पीपीसी के ऊपर आने का मतलब है आपने अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करा है, इसीलिए आप ऑन द पीपीसी हैं, आप नीचे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे से यूज करा है। तो इसीलिए बी पॉइंट का रीजन मेंशन हो रखा है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिलो पॉइंट जो ए पॉइंट है वो पीपीसी से पीछे है, मतलब आप खुद समझिए कि आपने अपने रिसोर्सेज को बेटर यूज नहीं करा। अगर बेटर करते तो ऑन पीपीसी आते, आप आलसी इंसान थे, आपने अपने रिसोर्स को बेटर यूज नहीं करा, इसलिए आप नीचे रह गए। इट मींस अंडर, देखिए मेंशन हो रखा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एक और क्वेश्चन है बुक के अंदर, वहां पर उसने पूछा है बिलो पॉइंट का रीजन, पर ऑप्शन में उसने अंडर यूटिलाइजेशन नहीं लिखा, और अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन की वजह से भी हमारा रिसोर्स अच्छे से यूज नहीं होता, तो वो नीचे की ओर रह जाता है पॉइंट। तो अंडर यूटिलाइजेशन भी हो सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, दोनों क्वेश्चन है बुक के पीछे, ध्यान रखना। ऑन, बिलो हो गया, एंड अबव जो सी पॉइंट दिखाई दे रहा है जिसके साइड में लिखा हुआ है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। और बच्चा कभी कभार गलती से सीखना है, बच्चा बड़े शान से टिक करता है ओवर यूटिलाइजेशन, भाई ऐसा कुछ नहीं है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ये चीज इम्पॉसिबल है, आप बाहर नहीं निकल सकते। ये वैसी ही बात हो गई जैसे अगर मैं आपको मजाक में बताऊं कि मैंने आपसे बोला बेटा एक दिन में तुझे 26 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आप कहोगे ये पागल हो गया है, पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आपने मैक्सिमम भी यूज करा तो 24, उसके बाहर आप नहीं निकल सकते, तो बिकॉज ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो सी वाला पॉइंट बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता। ये वाले क्वेश्चंस अभी हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो हमारा पहले के पेपर होते थे उसके अकॉर्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। लीनियर स्ट्रेट लाइन पीपीसी, ये सारे ही मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, इनको बस तरीके से समझना है, ठीक है। अब सुनिए, पीपीसी स्ट्रेट लाइन होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉनकेव पढ़ा था, क्योंकि उस केस में, कॉनकेव के केस में क्या होता था कि हमारा एमओसी बढ़ रहा होता था, 1:2, 2:1, 3:1, 4:1। कई बार ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे होते हैं, 0, 100, 10, 90। इट मीन्स यहां गेन हुआ 10, तो यहां लॉस भी कितने का हुआ, 10 का, राइट। फिर 10 to 20, देन 90 to 80, गेन 10, लॉस भी 10 का। 20 to 30, गेन 10, देन 80 to 70, लॉस भी 10 का। मतलब सैक्रिफाइस भी 10 ही हो रहा है अगर गेन 10 हो रहा है तो। ये बोर्ड को ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा मिस एरर है। MOC है, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, MOC है, या आप इसको MRT भी बोल सकते हैं, जैसा कि हम पीछे से देख कर आए हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज MRT, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के नाम से ये जाना जाता है। निकालने का तरीका आप निकाल लीजिए, 100 to 90 हुआ, 10 का चेंज आया, 0 to 10 हुआ, 10 का चेंज आया, 10:10, 1 हो गया। देन 90 to 80, 10 का चेंज है, और 10 to 20 फिर 10 का चेंज है, तो फिर से 10/10 1 हो गया। तो इस टाइप में ये सारे ही अगर आप निकालोगे 1:1:1:1 आते रहेंगे, तो आपका एमओसी क्या आ रहा है, 1 1 1 1 1 1 1 कांस्टेंट। तो इसका सीधा सा रीजन होता है, आप ध्यान से सुन लेना कि सीधा सा रीजन मेंशन होगा कि स्ट्रेट लाइन पीपीसी मींस एमओसी रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है बुक के पीछे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको क्या बताना है वापस। ये एक नया टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। वो यूटिलिटी है
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप एक चीज फिर से समझ लीजिए, ये भी प्रोनाउंस्ड किसने करा है? एल्फर्ट मार्शल ने। किसने प्रोनाउंस करा है? एल्फर्ट मार्शल। अब हमने कई सारे राइटर्स के नाम पढ़ लिए, एडम स्मिथ, एल्फर्ट मार्शल, J.M. केन्स, प्रोफेसर पॉल ए सैम्यूल्सन, एंड अगेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो प्रोनाउंस्ड बाय एल्फर्ट मार्शल। देखो इसमें कुछ नहीं है, अब बहुत ब्रीफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें लिखना नहीं है इस बार के पेपर में, तो ये नोट्स उसी हिसाब से हैं, लेकिन अब हम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे। नाम पकड़ो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ध्यान से समझ लेना, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। इंसान की जो सेटिस्फैक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? अगर वो किसी गुड्स को रेगुलर कंजम्पशन करता है तो कम होता है। और सिंपल करते हैं, ये बहुत टेक्निकल सा हो गया। आप सब रोज एक ही प्रोडक्ट खा रहे हो, रोज एक ही चीज मिल रही है आपको रोज कंज्यूम करने के लिए। कोई भी चीज आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। फर्स्ट डे भी चलेगा, सेकंड डे चलेगा, थर्ड डे थोड़ा कम हो जाएगा, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। अब बोर होना शुरू हो गए, मतलब बोर होने को ही आप क्या बोलते हो? मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होना शुरू हो गया? आपका फॉल होना शुरू हो गया। ये बात आपको मेंशन करनी है अच्छे से। तो ये लॉ सिर्फ ये बोलता है कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डाउन होती है। तो बोर्ड पे जो छोटी सी डेफिनेशन है वो ये है, when we consume more and more units of a commodity, आप कंज्यूम करते जाओ, then marginal utility derived from each unit goes on decreasing, या आप सिंपल भाषा में याद रखिए आपकी यूटिलिटी डाउन होना शुरू हो जाएगी। टेबल बनी है नीचे, एक फॉर्मूले पे ध्यान देना। TU का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU, वो बात की बात है, छोड़ दीजिए अभी इसको। आपने यूनिट्स बनाई सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक जो भी है। साइड में आपने मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, जो ऊपर बोला गया है कंटिन्यूसली डाउन होनी चाहिए। 10 8 5 2 0 -1 -3 -5, ये माइनस तक जरूर लेके जाना है ताकि यहां से आपकी रिलेशनशिप ड्रॉ होंगी, जो भी थोड़ी देर बाद होंगी। 3 रिलेशनशिप ड्रॉ होती हैं, उसको देख लेंगे अभी। नेगेटिव तक जाने का मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को लेते लेते रोज, ठीक है। ये आपने कोई भी फिगर लेट कर ली, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, 15 12 13 लाइक जो भी समझ में आ रहा हो, बस डाउन होना है, 0 एंड नेगेटिव तक जाना है। देन MU से TU बनाने का तरीका देखो, ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ है TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU। आप समेशन करिए MU का, यानी कि MU को आप ऐड करिए। 10, ध्यान से देखिए, 10 + 8 18 फिल हो गया, 18 + 5 23 फिल हो गया, 23 + 2 25 फिल हो गया, 25 + 0 25, 25 + -1 24। इस टाइप में ये TU ड्रॉ हो गया। एक बार फिर से समझ लो, TU इज इक्वल टू MCQ है, ये जो फॉर्मूला है, समेशन ऑफ MU। आप MU को सम करते चलिए, 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 + 2 25, then 25 + 0 25, 25 + -1 24, 24 + -3 21, इस टाइप में। अब क्या हुआ, इसको उठाकर ये जैसे हमने डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहां पर, और ये देख लीजिए TU की, आप फिर से देख लीजिए TU का फॉर्मूला, TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU, ठीक। मार्जिनल शब्द का मतलब एडिशनल होता है, हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली क्या होती है? सेटिस्फैक्शन को अपन क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। इसके दो फॉर्मूले हैं नीचे, MU इज इक्वल टू TUn - TUn - 1 और MU इज इक्वल टू डेल्टा TU, डेल्टा मतलब चेंज अपॉन डेल्टा Q। इन दोनों फॉर्मूलों को सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही आपके MCQ हैं दोनों फॉर्मूलों पे। देन उसके बाद ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसका आपका यूज नहीं है क्योंकि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, पहले पेपर सब्जेक्टिव होता था, अब ऑब्जेक्टिव है। तो पहले हम प्रॉपर बताते थे बनाने का तरीका वरीका, अब हम नहीं करेंगे इस पे टाइम वेस्ट क्योंकि बनाने को हमें नहीं आने वाला, हम सिर्फ MCQ पे फोकस करेंगे। इसको हटाते हैं, सीधा आते हैं रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, मैंने फिर से क्लियर कर रहा हूं, अगर आपने कोई भी बुक या कोई भी चीज फॉलो करी हो तो रिलेशनशिप कोई बुक 4 लिखती है, कोई बुक 5 लिख देती है, लेकिन आप शॉर्टकट पे आ जाओ। हमेशा इकोनॉमिक्स में जब भी कोई रिलेशनशिप बनाओ तो आप 3 बनाइए,
ठीक है, जब भी कोई रिलेशनशिप बनाएंगे तो आप 3 रिलेशनशिप बनाइए। फर्स्ट, mu डिक्रीजेस व्हेन tu इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब इसको निकालना कैसे है, वो इस टेबल के अंदर है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, 1 से लेके 4 तक 10 8 5 2, 1 से लेके 4 तक आपका mu क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। ध्यान से देख लीजिए, 1 से लेके 4 यूनिट तक 10 8 5 2 डिक्लाइन हो रहा है। तो उस पीरियड में tu बढ़ रहा है 10 18 23 25, 10 18 23 25 बढ़ रहा है, ये सबको दिख रहा है। बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। बेटा रेट कैसे चेक करते हैं, देखो 10 से 18 हुआ 8 ऐड हुआ, 18 से 23 हुआ 5 ऐड हुआ, 23 से 25 हुआ 2 ऐड हुआ, राइट। तो स्पीड धीरे धीरे करके कम हो रही है, इसलिए यहां पर मेंशन हुआ है व्हेन mu डिक्रीजेस देन tu इंक्रीजेस एट एन डिमिनिशिंग रेट, मतलब डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। फिर उसके बाद वापस इस टेबल के अंदर ही है, 5th यूनिट पे देखिए आप, 5th यूनिट पे mu 0 है, देन tu 25, इट मींस इट्स अ मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम वो वैल्यू होती है जहां से वैल्यू गिरना शुरू होती है। इस 25 के बाद देखो 24 21 16 वैल्यूज गिरना शुरू हो गई, इसलिए व्हेन mu इज 0 देन tu इज मैक्सिमम। मैक्सिमम वो पॉइंट होता है जहां से वैल्यूज गिरना शुरू होती हैं। व्हेन mu इज 0 देन tu इज मैक्सिमम। देन थर्ड, ये रहा लास्ट, -1 -3 -5, व्हेन mu इज नेगेटिव देन tu इज फॉलिंग, 24 21 16 क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो ये रहा हमारा, व्हेन mu इज नेगेटिव देन tu इज फॉल, ठीक। सीता है mu डिक्रीजिंग tu इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, व्हेन mu इज 0 देन tu इज मैक्सिमम, व्हेन mu इज नेगेटिव देन tu फॉल्स। देन उसके बाद अब सुनिए ध्यान से, आपको भविष्य में बहुत काम देगा। अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट्स इन्वेंटेड बाय आपका एल्फ्रेड मार्शल। इसने ये बोला, आप जैसे जैसे किसी चीज़ की कंजम्पशन करते हैं आपकी सेटिस्फैक्शन कंटिन्यूसली क्या होती है, डाउन होती है। दुनिया में आप जब भी फ्यूचर में भी कोई भी टीचर हो, मेरे अलावा XYZ, कोई भी टीचर जब कोई लॉ पढ़ा रहा है तो आप तुरंत उसके बाद उसका फेलियर पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन और फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि ये लॉ फेल भी होता है। मतलब कुछ केसेस में क्या होता है यार, जब आप किसी चीज की कंजम्पशन करते जाते हो आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाती है डे बाय डे और बढ़ेगी। तो ऐसा किन केसेस पे होता है, फर्स्ट नीचे लिखा हुआ है मनी एंड पावर। अपने आप को अच्छी सी एक इमेजिनेशन में डालो, मनी आपके पास, पावर आपके पास, जितना आता जाए आपकी सेटिस्फैक्शन और क्या होती है, बढ़ती है। आप कभी भी पैसों से बोर नहीं होते। सेकंड है आपका ये, सेकंड ध्यान से रखना, रेयर गुड्स। इसमें मिसप्रिंट है, रेयर गुड्स। रेयर गुड्स क्या होते हैं, पुरानी करेंसीज, पुराने पेपर्स, स्टम्प पेपर्स वगैरह कलेक्शन का बहुत सारे लोगों को शौक होता है। जितना ज्यादा उन पर आता रहता है उनकी सेटिस्फैक्शन उतनी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। नेक्स्ट होगा, आप सब लोगों का डेफिनेटली कोई ना कोई फेवरेट म्यूजिक या मूवी होगी, आप सब लोगों की कोई ना कोई, जिसको आपने बहुत बार रिपीटेडली सुना हो, चाहे वो 3 इडियट्स हो या जो भी XYZ, आपने कोई ना कोई मूवी होगी आपकी फेवरेट। अब जब भी आती है देख लेते हैं, आप बोर नहीं होते, मतलब आपकी फेवरेट है, तो आपको यूटिलिटी बढ़ रहा है। यानी कि आप जितना ज़्यादा देख रहे हो, जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जितना ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हो, आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। देन ड्रिंकर्स, फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग वाइन जो ड्रिंकर्स होते हैं, प्रॉपर शराबी जो होते हैं, हम सीधी भाषा में बात करते हैं, तो वो रोज पीता है, उसकी सेटिस्फैक्शन कम नहीं होती, उसे और मजा आता है और उसको लत लग चुकी होती है, वो रोज पीता रहता है। तो ये 4-5 केसेस पे लॉ फेल हो जाता है, यूटिलिटी कम नहीं होती। इन केसेस में यूटिलिटी और बढ़ती है कंजम्पशन करने के साथ साथ, ठीक है। बेटा एक चीज सुनना, ये देखो, ये भी पूरा एक्सप्लेनेशन है कंज्यूमर सरप्लस का, और अभी का क्वेश्चन भी है, तो ध्यान देना। कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल्सो इन्वेंटेड बाय एल्फ्रेड मार्शल। अब इतना ध्यान रखेंगे, अब थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे क्योंकि काफी टाइम की कमी है। कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल्सो इन्वेंटेड बाय एल्फ्रेड मार्शल, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। और इसमें एक ये इक्वेशन Px इज इक्वल टू MUX, बस। हम इसकी पूरी डिटेल्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लिखने का पेपर नहीं है इस टाइम पे, तो हम ये पूरा नहीं करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस इन्वेंटेड बाय एल्फ्रेड मार्शल, Px इज इक्वल टू MUX होता है इसमें। ये सब डिटेल्स आप हटा देंगे, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखते हैं एक लास्ट जो बचा है हमारा, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अभी के टेस्ट में भी क्वेश्चन है, बुक के पीछे भी क्वेश्चन है। अब आप इस बात को कैसे कंडक्ट करते हैं उसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, सबसे पहले तो आप पॉइंट नंबर 3 को समझ लीजिए।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज इन्वेंटेड बाय, या जिसने बताया इसको वो बंदा था रॉबिन्स, और उधर वाली साइड को जिसने बताया वो बंदा था एल्फ्रेड मार्शल। पॉजिटिव रॉबिन्स ने बताया और नॉर्मेटिव एल्फ्रेड मार्शल ने बताया। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में? बेटा मैं एक चीज बताता हूं, आप लोगों को ना जीवन में ऐसे लोग बहुत मिले होंगे जिन्होंने आपको बहुत अच्छी खासे ज्ञान दिया होगा, जिसे आप बोलते भी हैं यार फ्री का ज्ञान देके चले जाते हैं लोग, सीधी सी बातें करते हैं, ठीक है। आपके रिलेटिव्स की बातें लेते हैं हम, मैं मानता हूं कि रिलेटिव्स को ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, ठीक है, मेरी तो खैर किसी से बात भी नहीं होती, आपकी होती हो तो आप पसंद भी नहीं करते होंगे लेकिन कर लेते होंगे, ठीक है। उन्होंने आपको ज्ञान दिया होगा बेटा क्या कर रहा है, सीएमए, अबे पागल हो गया एमबीए करता। अगर तुम में से किसी ने बोल दिया एमबीए कर रहा हूं, अबे तू पागल हो गया सीएमए करता, मतलब उनको पता नहीं है खुद लेकिन करवाना कुछ भी है। तो ये जो उन्होंने ज्ञान दिया है ना आपको, ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो, सीएमए, और वो क्या कह रहे हैं, तू क्या कर सकता था, इस लाइन को ध्यान से समझ लेना, तुम क्या कर सकते थे, एमबीए। तो ये है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और एक्चुअल में क्या कर रहे हो, सीएमए। ये जो एक्चुअल कंसेप्ट है इट्स कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एक्चुअल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव के अंदर क्या है कि एक सजेशन दिया है हमने, हम उस पर डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है इट एक्सप्लेन अबाउट द थिंग्स सो दे आर, जो है, और इधर वाली साइड में इट डील्स विद गुड और बैड थिंग्स, मतलब उनके हिसाब से एमबीए अच्छा है, सीएमए बेकार है, वो ये बोल रहे हैं। इट डज नॉट डील विद द वैल्यू ऑफ जजमेंट, पॉजिटिव में कोई जजमेंट वजमेंट नहीं दे रहा है, वो जो रिलेटिव आपको जजमेंट दे रहा है वो किस साइड पे दे रहा है, नॉर्मेटिव में। रॉबिन्स का है, एल्फ्रेड मार्शल का है, ये हम डील्स कर चुके हैं। बाकी पॉइंट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो नॉर्मेटिव का लास्ट पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझना नॉर्मेटिव के लास्ट पॉइंट को, हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। अब आपको बहुत अच्छे से सुनना है यार, किसी भी सेंटेंस में अगर शुड बी लगा हुआ आ गया तो मतलब आप कर सकते हो, शुड बी, तो वो नॉर्मेटिव है। अभी क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे कि नॉर्मेटिव के अंदर आपको सेंटेंस में यही चेक करना है कि शुड बी लगा हुआ है तो इट मींस वो नॉर्मेटिव है, और कोई एक्चुअल बात हो रही है तो वो पॉजिटिव है। तो बस यही हमारा है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। अभी फिलहाल बेटा हम इसमें इतना ही देखेंगे, इसके बाद जो हमारा है वो टेस्ट का क्वेश्चन है, उसको देखना शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद। ये कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस वगैरह हैं, कंजम्पशंस क्या होता है, सेविंग्स क्या होता है, ये आपको पता ही है आराम से कि कंजम्पशन जो हम कंज्यूम करते हैं, लाइक इस टाइप की चीज़ें हैं। स्कैरसिटी का मीनिंग व्हेन द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, ये हमारा स्कैरसिटी हो जाता है। देन उसके बाद ये हमारा थोड़ा सा साइंस है और आर्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लेना कि इसमें बस एक ही क्वेश्चन है, आप पूरा रीड मत करिए, छोड़ दीजिए, कि एक ही क्वेश्चन पे फोकस करना है कि इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। यही बात आपको सीखनी है, जो वो पूछता है कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट, तो आप दोनों पे टिक करिए, बोथ का ऑप्शन है, अगर बोथ का ऑप्शन है तो बोथ टिक होगा, आर्ट साइंस एंड आर्ट। अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है, कान खोल लेना, बोथ का ऑप्शन नहीं है तो आप साइंस को टिक करेंगे, पर अगर बोथ दे रहा है तो आप बोथ को टिक कर दीजिए। ये प्रोडक्शन की डेफिनेशंस वगैरह हैं कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ये सब चीज़ें आपकी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये हमारा अभी इतना पॉसिबल नहीं है इसमें। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। पक्का? नो सर। हाँ जी सर, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। तो चलिए अभी हम थोड़ी देर में अपना क्या कहते हैं टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप एक बार हल्का सा 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, एक बार जरूर रिकॉल कर लें ताकि हम टेस्ट को अच्छे से कर पाए, ठीक है। अच्छे से एक बार रिकॉल कर लीजिए। टेस्ट कहाँ पे होगी सर? टेस्ट मैं दे रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेस्ट दे रहा हूँ, इतनी टेंशन लेके क्या करोगे, अभी तो बहुत टाइम है पेपर में। आप एक बार पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए क्योंकि हैंड टू हैंड हम डिस्कस भी करेंगे। सर आप और आगे का भी चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे क्या कुछ दिन बाद? क्या कह रहे हो सर और आगे का भी चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे क्या? नहीं, अभी एक्सप्लेनेशन आज इतना ही रखेंगे कि कोई थोड़ा सा हमारे पास टाइम की कमी है, तो आगे भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इतना ही देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है। आप फटाफट एक बार रिकॉल कर लीजिए, देन करेंगे डिस्कस।
चलिए अब देखते हैं, ये कुछ टेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बताने की कोशिश करना, बाकी मैं उसके बाद आपसे ग्रुप वगैरह में भी डिस्कस कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले यहाँ पर जो अभी हमने सीखा है उतना कितना कैच करा है उसकी कोशिश करते हैं। देखिए आप अब आप लोग प्लीज़ अपने माइक को म्यूट कर लीजिए क्योंकि बाकियों को डिस्टर्बेंस होगा। बेटा प्लीज़ म्यूट कर लो, अब क्वेश्चंस को पे डील करते हैं। देखिए जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, ठीक है। तो आपको मैंने सिखाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, मैंने क्या बोला था, इमेजिनेशन में जाइए। एग्जांपल क्या है, एम आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। तो देखिए पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग यूनिट। तो आपने सीख लिया इंडिविजुअल, राइट, क्या सीखा आपने, इंडिविजुअल। देन उसके बाद इकोनॉमी एज अ होल, कोई मतलब नहीं है यार, एज अ होल जो है हमारा उधर वाली साइड पे चले जाता है मैक्रो के अंदर। ट्रेड रिलेशन, पूरे ट्रेड की बात हो रही है यार, तो इंडिविजुअल कहाँ हो गया, पूरा ट्रेड, वो तो मैक्रो हो गया। देन डी ऑप्शन, सीधे सीधे बोला हुआ है डी ऑप्शन में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, ग्रोथ जो है हर बंदे के लिए होती है सोसाइटी में, तो ये भी मैक्रो हो गया। तो मैंने जो आपको कहानी टाइप में सुनाया था वो कहानी आपको यहीं पे हेल्प करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विथ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ए इसका सही ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। देन अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विथ, और फिर हमने पढ़ा पॉजिटिव। तो इसमें मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं क्योंकि अभी 2 मिनट पहले हुआ है। पॉजिटिव जो है एक्चुअल फैक्ट्स के साथ डील कर रहा है, आप एक्चुअल में सीएमए कर रहे हो। नॉर्मेटिव जो है वो शुड वर्ड से डील कर रहा है कि आप शुड क्या कर सकते हो, आप शुड में एमबीए कर सकते हो, जो आपके रिलेटिव ने बोला आपको। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरीज डील्स विथ, देखिए व्हाट इज हाउ और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग द सोसाइटी आर सॉल्व्ड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, शुड बी सॉल्व्ड, ठीक है। देन उसके बाद आपको ध्यान देना है, ये दो आपका वैसे ही क्लियर हो चुका है, यहां पर क्या पॉइंट बन रहा है, सीधे सीधे नजर आ रहा है हमें कि हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। अब आइए, चलिए बेटा एक काम करिए, अब आपको जो करना है इसमें, ये 15 के 15 क्वेश्चंस को आप पहले आराम से टिक करिए और देन मेरे को आप इसको फोटो खींच के ग्रुप पे डालिए, मैं एक एक का इंडिविजुअली आंसर दूंगा, पहले आप इसको करिए, खुद से सॉल्व करिए यार, अभी तो मैंने ही बताया सारा। खुद से करके आप, जिसको प्रॉब्लम है अभी हम वेट करेंगे 5 मिनट, आप टिक करके सारे ऑप्शंस को ग्रुप में डालेंगे क्लिक करके, देन हम चेक करेंगे कि क्या सही है इसमें और क्या गलत है। जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। स्लाइड को आगे बढ़ाइए ना सर। कैसे डालें सर, ग्रुप भी तो लॉक है और इधर यहाँ क्या कॉपी पे लिख के डालें क्या? ये बेटा आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना ये क्वेश्चन? हाँ सर, तो कॉपी पे लिख के फोटो खींच के डालना है ग्रुप में? बिल्कुल, सिर्फ ऑप्शंस डालने हैं कि आपका पहले का आंसर 1 है तो 1 डाल दीजिए, पहले का ऑप्शन 2 है तो बी डाल दीजिए, लाइक पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना आपको। या सर या। ठीक है, सब समझ गए, सिर्फ ए बी सी डी, फर्स्ट का ए बी सी डी लाइक करके आप सिर्फ फोटो खींचिए। क्वेश्चन नंबर 3 सर। हाँ, इस टाइप में आप अपलोड कर दीजिए। फाइव टू 10 मिनट्स हैं, आप फटाफट अपलोड करिए, फिर हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे। सर वो स्क्रीन को थोड़ा नीचे कीजिए और नीचे का क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अब देखिए सर तो नीचे कीजिए साइड और स्क्रॉल करें। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3। 2 3 तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दिख रहा होगा फिलहाल, और इतने देर का है नहीं वैसे, फटाफट वाला है। इसका होगा सी आंसर। चलिए फोर्थ देखें, ये लीजिए फोर्थ। फोर्थ का है। फोर्थ का ए, वेरी गुड।
गलत है वैसे, वेरी गुड बोला है लेकिन मैंने। ऐसे ही सर डिस्कस कर दीजिएगा, ग्रुप भी तो लॉक है। Limited supply but have ऐसे ही डिस्कस कर दीजिए। मैं कर दूंगा डिस्कस, पहले आप एक बार कोशिश तो कीजिए, अभी डिस्कस करके ही जाऊंगा मैं। या सर। आप पहले कोशिश कीजिए, फिर क्रॉस चेक कर लेना कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। अभी मैं 15 के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। चलिए 6 पे चलते हैं पहले। सेवन्थ 8 पे आते हैं। बहुत तेज तेज वाले हैं भाई, हाथ पैर तेज चलाओ थोड़े से। बहुत ही सिंपल है पहला। सर एक बताओ ऊपर कीजिएगा ना। कौन सा नंबर? 6 7 सर 9th वाला शो करिए। 7 दिख गया। सर 9th वाला। 9 1 मिनट, एक 7 कर रहा है कोई। Question 6 sir, question 6. 6 1 मिनट, ये लीजिए। Who defined economics as a science we deal with the wealth? सर 5 नंबर सर। कौन सा है सर 6 का? 5 आगे कीजिए सर। देख लीजिए, चलो ये लाइन से कर रहा हूं मैं। 6 हो गया। आपको जो अपना ओपिनियन लगता है आप लगा लीजिए, देन मैं 15 के 15 मैं बताऊंगा, देन आप टैली कर लेना कि आपने क्या करा है। 6 हो गया। चलिए जी 7th पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट। 7th 8 9 10th। वेट 9 10 हो गया सर। 10 10 इजी है बहुत। 11 यस सर। 11 के 11th पे 1 मिनट रुकते हैं क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग है। हो गया 11th। नहीं सर, नहीं सर। वेट कीजिए सर, पढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए 12 पे चलते हैं अब। बहुत ही सर हो गया सर 14। सर आगे कीजिए सर। 13 सर 12 के ऊपर दिखाइए ना। बहुत सिंपल है। यस सर। 13 और भी सिंपल है, ठीक है। देन 14 सर ग्रुप में भेजना है क्या? क्वेश्चन दिखाइए ना 14 का। मैं अभी एक करिया भी डिस्कस करेंगे। 14 देन 15 देखिए। चलिए सर अब 14 का ऑप्शन दिखाइए ना। 14 ये लीजिए। 14 सर का 14 सर 14 दिखाइए सर। 14 का क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देन सर ऑप्शन दिखा दिए। ग्रुप पे आ गई है पीडीएफ इसकी। ये लीजिए ABCD। सर डन सर, लास्ट वाला शो कर दिए। डन। यस सर। अब आप एक काम करिए, अब सब
माइक को म्यूट कर लीजिए। अब मैं डिस्कस करवा रहा हूँ 15 के 15, म्यूट कर लीजिए। यस सर। फटाफट म्यूट करिए, मैं डिस्कस कर देता हूँ इनको। देखिए जी, सिंपल सी बातें हैं, ध्यान से डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैं डिस्कस करवा चुका हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल लेवल, इट्स ए, राइट। देन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज डील हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी। आप एमबीए कर सकते थे, शुड सेंटेंस में शुड आते के साथ ही आप उसे नॉर्मेटिव में टिक कर देंगे। और ये इन्वेंटेड किसका है आपको बता दिया गया, एल्फ्रेड मार्शल का। तो कुछ भी बने, ये जो आपके पास नोट्स दिए जा रहे हैं इन्हीं में से ही होगा। तो ये आपका सेकंड हो गया नॉर्मेटिव वाला। थर्ड इज इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी विच सेक्टर इज फाउंड इट्स प्राइवेट पब्लिक बोथ, दोनों होते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। तीन टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलाइज्ड, सोशलाइज्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी। अगेन रिपीट, तीन टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलाइज्ड, सोशलाइज्ड और मिक्स्ड। कैपिटलाइज्ड में सारे सेक्टर प्राइवेट के कंट्रोल में होते हैं। इसका रियलिस्टिक एग्जांपल है यूएसए, यानी कि अमेरिका के अंदर ऐसा ही देखने को मिलता है। और देन सोशलाइज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, ऐसी इकोनॉमी चाइना के अंदर है जहां पे सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथों में होता है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है। और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, और इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना भारत यानी कि इंडिया। इंडिया के अंदर दोनों सेक्टर्स हैं। आप लोग बहुत अमीर हैं तो आप प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं। जो लोग बहुत गरीब हैं वो गवर्नमेंट में चले जाते हैं। अपने यहाँ दोनों सेक्टर वर्क करते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर बोथ होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, कैपिटलाइज्ड में सारा प्राइवेट होता है, सोशलाइज्ड में सारा पब्लिक होता है, लेकिन मिक्स्ड हमारे भारत में दोनों होता है। फिर उसके बाद देखिए, ये किसी ने गलत टिक करा था, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर, आपने पहले ही डिसाइड कर दिया अनलिमिटेड। अरे भाई नीचे के ऑप्शंस तो पढ़ लो। सी ऑप्शन इसका देखो, लिमिटेड इन सप्लाई, इसके लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है, रिसोर्सेज की। बट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है, बताया था। अनलिमिटेड वांट्स होती हैं या लिमिटेड सप्लाई है, रिसोर्स के बारे में बता रहे हैं। तो रिसोर्स क्या है हमारे पास, लिमिटेड है, बट उनके यूजेस क्या है, ऑल्टरनेट है। अगर आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, वो लिमिटेड है, लेकिन आप उसके बहुत सारे यूज कर सकते हो। आप वहां पे इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो, आप वहां पे केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हो। तो इसका आंसर सी लगेगा, लिमिटेड इन सप्लाई बट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक, ध्यान रखना, लिखने से पहले चार ऑप्शन पढ़ लो। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू, स्कैरसिटी वर्ड का मतलब होता है कमी। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें हमें बताना है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज में आपका बोथ लगेगा, अनसेटिस्फैक्शन नहीं, सॉरी बी लगेगा इसमें, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्कैर रिसोर्सेज, कि हमें वैल्यूएशन करना है जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव रिसोर्स हैं उसका ऑल्टरनेट कैसे यूज करें, और स्कैर। बी पॉइंट इसका सही माना जाएगा। सर सी नहीं होगा इसका? नहीं 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 नहीं, अनसेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अनसेटिस्फैक्शन भी तो हो सकता है। रिसोर्स हमारी वांट्स को पूरा करते हैं, लेकिन हमारी वांट्स ही तो अनसेटिस्फाई है ना। रिसोर्स तो अपना काम करता है, लेकिन हम कभी खुश नहीं होते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो आप इस पे सी बी लगाएंगे, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्कैर रिसोर्सेज। आप एक बार फिर से समझ लीजिए यार, रिसोर्स अपना काम कर रहा है। अगर आप महीने के 20,000 कमा रहे हो, उसमें आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, वो रिसोर्स आपको पूरा कर रहा है, लेकिन आप फिर भी तो अनसेटिस्फाई हो क्योंकि और चाहिए और चाहिए। तो यार उसमें रिसोर्स की क्या गलती है, ये तो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजिकल है। तो इवैल्यूएशन वाला पॉइंट माना जाएगा इसमें। फिर उसके बाद हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा और कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको, आज मैं ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा तो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। साइंस विच डील्स विद वेल्थ, इट सेज बाय जेबी से। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, और वो क्यों देगा वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा ग्रुप में, कि मैं आपको कुछ वीडियोस दूंगा कि उसमें देख लेना आप कि क्यों, क्या डेफिनेशंस है। जेबी से ने ये बोला था कि साइंस विच डील्स विद वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक्स डील्स विद वेल्थ, पैसों से डील करता है। और ऑब्वियस है, ये मैं क्लियर करवा चुका हूं। ये बोला किसने है, लेकिन जेबी से ने, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में। अभी थोड़ा सा ये बारीकी सा रहेगा कि हमें कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन मैं क्लियर करवाऊंगा इसको। ठीक है सर, सिक्स्थ वन इज एडम स्मिथ, नो सर। सिक्स का एडम स्मिथ, सिक्स एडम स्मिथ होगा, उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। यस सर, ऑप्शन इज नॉट देयर, बट इन बुक इट्स सेइंग एडम स्मिथ। बेटा आपके उसमें ही लिखा हुआ है, बुक में ही, हु डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ वेल्थ। जी सर, बुक में लिखा हुआ है जो साइंस जो है वेल्थ के साथ डील करता है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है ना, मैं एक मिनट, आप पहले ना माइक को म्यूट करिए, मैं बताता हूं आपको। माइक को म्यूट करिए, देखिए माइक म्यूट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या है। ठीक है, आप सुनिए, माइक म्यूट करके सुनिए। आप, आपकी बुक में कई चीजें मिसप्रिंट है। अभी आप देखना फर्स्ट या सेकंड पेज पे, आप जब बुक ओपन करेंगे तो बुक में ना एक और चीज है,
प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स रिटन इन विच सन, आपकी बुक में लिखा हुआ है 1870, आप सब खोल के देख सकते हो, वो मिस प्रिंट है, उसकी सही डेट 1890 है, 1890, आप टैली कर सकते हैं, ठीक है, बुक के अंदर। ऐसे ही अगर बुक में लिखा हुआ है इसका एडम स्मिथ, तो होना क्या चाहिए था, साइंस विच डील्स विद वेल्थ एंड वेलफेयर, वेल्थ एंड वेलफेयर वर्ड लगता है तब वो एडम स्मिथ होता है, और सिर्फ वेल्थ होता है तो वो जेबी से होता है, ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो अभी आप इस पे जेबी से पे ही रहेंगे सिर्फ वेल्थ के लिए। तो बुक में कई सारी चीजें मिस प्रिंट भी हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपको काम करना है, जो नोट्स वगैरह से 1870 है एक डेट, लेकिन वो 1890 एक्चुअल डेट है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना कि हर चीज बुक में सही नहीं है, ये जेबी से ही टिक होगा। देन उसके बाद एक चीज ये इमेजिन करो, इन इकोनॉमिक्स गुड्स इंक्लूड मटेरियल थिंग्स विच, देखो इसको आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो, कोई भी गुड्स है, फॉर इमेजिनेशन मेरा ये फोन है, मैं आपको ही बोलता हूं अगर आप मेरे साथ बैठे हुए हो कि जा यार इस फोन को नीचे दिया किसी को, तो गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड, आपने ट्रांसफर कर दिया एक जगह से दूसरी जगह, एंड गुड्स कैन बी विजिबल, आप इसको छू सकते हो, टच कर सकते हो, ये भी इसका फीचर बनता है। देन कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर, इसको एक्सचेंज भी करवाया सकता है, गुड्स को देके मैं कुछ ले भी सकता हूं, किसी से एक्सचेंज कर सकता हूं। तो गुड्स के ये कुछ फीचर्स होते हैं जो ऊपर लिखा है, गुड्स इंक्लूड मटेरियल थिंग्स विच कैन बी ट्रांसफर, कैन बी विजिबल, कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर, तो इसका सी ऑप्शन टिक होगा बोथ, कि गुड्स के अंदर ये सारे ही फीचर्स होते हैं, तो बोथ टिक कर देना आप इसमें। एडम स्मिथ है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, इसको हटा दो। ह्यूमन वांट्स आर, ये बुक के पीछे भी है, अनलिमिटेड, इसको भी हटा दो 9th नंबर को। इसके बाद ये वाला देखते, ये भी बहुत सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम, हमारी 3 होती है, व्हाट, हाउ, फॉर वुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू ईट जैसा कुछ नहीं होता, तो इसको हटा के चलो आप, ये भी हो गया आपका, ये सिंपल वे वाले हैं। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आप बहुत बारीकी के साथ सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। इकोनॉमिक मतलब पैसा, जो काम पैसे के लिए हो रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। आप एक छोटी सी बात सुनिए, मैं यहां पर पढ़ाता हूं, यहां पर जो भी बच्चा मेरे सामने बैठा होता है मैं उनसे फीस चार्ज करता हूं, आप इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कुछ सालों पहले मेरी सिस्टर भी आती थी यहां पढ़ने, इमेजिन करना, पर वो यार मेरे को पैसे नहीं देती थी, ठीक है, सिस्टर है, तो भाई वो मेरी नॉन इकोनॉमिक हो गया। जो काम पैसों के लिए है वो इकोनॉमिक, और जो नहीं है पैसों के लिए वो नॉन इकोनॉमिक, जैसे एनजीओ हो गया, या आपके फ्रेंड्स हो गए, या जो वाइफ होती है वो घर पे जो भी काम करती है वो पैसों के लिए नहीं करती, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इसमें से कौन सा इकोनॉमिक है। अ फादर टीचिंग हिज सन एट होम इंस्टेंट ऑफ सेंडिंग टू एनी कोचिंग सेंटर, तो भैया उस पापा जी को पैसे नहीं मिलने वाले बच्चे से, तो ये नहीं है। अ हेयर ड्रेसर डूइंग हेयर कट डिजाइनिंग ऑन पेमेंट, ठीक है, अभी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। हाउस वाइफ का नहीं होगा, हाउस वाइफ को पैसे नहीं मिलते। एक सिंगर ने अपने ही बेटे की शादी में गा दिया तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसका बी ऑप्शन होगा, हेयर कट करवाया आपने और उसने आपसे पेमेंट ले ली, जो भी है, तो पैसा आ गया, इन्वॉल्व हो गया, तो इकोनॉमिक हो गया। इस टाइप में कुछ भी आया आप कर सकते हो। 12th, अ फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इज रिटन बाय एडम स्मिथ इन 1776, तो इसको भी हटा देते हैं। अगला वही आ गया, फेमस बुक कब पब्लिश हुई, 1776, ये हमारा हो चुका है, छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पीपीसी, यहां पर पीपीसी की डेफिनेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। पीपीसी की डेफिनेशन में मैंने ये बताया था, आप दोबारा खोल के देख सकते हो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, इट इज अ कॉम्बिनेशन। देखो पहला ऑप्शन कितना गलत बोला हुआ है, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अरे जब पढ़ा रहा था पीपीसी सेटिस्फैक्शन वर्ड ही नहीं आ रहा था कहीं पे, उसमें प्रोडक्शन की बात हो रही थी, हटा दो, फालतू है। बी ऑप्शन, इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज, बेटा बी सही है, लेकिन हम सी और डी को भी देख लेते हैं। इट शोज द कॉम्बिनेशन विच एन इकोनॉमी प्रोड्यूस विद अ गिवन बाउंड्री, यार गिवन बाउंड्री नहीं है, डेफिनेशन खोल के देख लो फाइल में, गिवन रिसोर्स है। लास्ट में लिखा हुआ है इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अ गिवन टाइम, ऐसा कुछ नहीं लिखा डेफिनेशन में, गिवन रिसोर्स। सर ए वाला तो इंडिफरेंस कर्व का बता रहा है, सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंडिफरेंस कर्व का बता रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन पीपीसी का था, तो ये गलत हो गया भाई, हम नहीं कर सकते इसको टिक, ठीक, बी टिक होगा। देन ये रहा, ध्यान से पढ़ लेना 15वां, इफ जो ये आते हैं स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस, इफ पीपीसी फ्रंटियर यानी कि पीपीएफ या पीपीसी या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन होने का रीजन आप खोल के देख सकते हो उस फाइल के अंदर, तो सेम रेशियो, हाँ सेम रेशो, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि MOC या MRT भी हो सकता है फ्यूचर में, और कांस्टेंट रहेगा तो ये होगा, और इंक्रीजेबल रहेगा तो कॉनकेव होगा, इतनी बात होगी, क्लियर।
तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, बाकी मैं और क्वेश्चंस भी डालूंगा क्योंकि इस मीटिंग में हम बहुत लिमिटेड चीजें कर सकते हैं फिलहाल। तो ग्रुप पे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर कर दिएगा। मैं बेटा सब कर दूंगा शेयर, अभी मैं थोड़ी देर में एडमिन बन के सब कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। बाकी अब हम नेक्स्ट जब मिलेंगे तो कुछ आगे कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। चलिए गुड बाय, होपफुली यू एंजॉय। थैंक यू गुड बाय सर। सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, ओके बेटा। थैंक यू सर।